ठीक है। आज हम लोग बीएससी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो एलएलबी का एग्ज़ाम उनको देना है, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अगर आप ये बीएससी की क्लासेस परचेज करोगे तो इसके साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा और इसके साथ ही एमसीक्यूज कराए जाएंगे सैटरडे को। ठीक है। और आज हमारा 2 दिन का डेमो क्लास है, तो आप डेमो क्लास आराम से ले सकते हो। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहने को ये जो बीएसए है वो काफ़ी छोटा एक्ट है। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें बीएनएस और बीएनएसएस के साथ तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा बीएनएस है या बीएनएसएस है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, इंटरलिंक करता है बीएसए के साथ। और बीएसए हमारा किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो हमारा बात करता है एविडेंस के बारे में। ठीक है। तो इसमें एविडेंसेस किस तरह से लिए जाएंगे, कौन से एविडेंस रेलिवेंट माने जाएंगे, कौन से एविडेंस रेलिवेंट नहीं माने जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसए के अंदर। ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हमारे बीएनएस से रिलेट करते हैं, तो वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि हमारे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएसए। आप सबको पता है कि जो बीएसए है इसे रिप्लेस किसने, एविडेंस एक्ट था, हमने बीएसए ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, पहले हम लोग पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, 1872 का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग बीएसए पढ़ेंगे। तो बीएसए ने क्या किया है, बीएसए ने रिप्लेस कर दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछ ले कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसके फादर कौन थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक सेकेंड यार, अब मैं किसी भी बच्चे को क्लास में ऐड नहीं करूंगी, फिर बार बार ऐसे डिस्टरबेंस होता है। ठीक है। अब देखो, इसका फादर कौन है एविडेंस एक्ट का, वैसे तो नहीं पूछे जाते लेकिन कभी कभार पूछ भी लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, सर जेम्स स्टीफन इज अ फादर ऑफ अ एविडेंस एक्ट। और कभी कभार ऐसा होता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का आपसे इन्फोर्समेंट और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका एसेंट कब मिला था, इन्फोर्समेंट कब हुआ था, इनेक्टमेंट कब हुआ था। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है। तो इसका एसेंट हमें कब मिला था इंडियन एविडेंस एक्ट का, 15 मार्च 1872। और इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 1 सितंबर 1872 को। ठीक है। तो ये है बिल्कुल बेसिक कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा एविडेंस के रिगार्डिंग, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि पहले कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं, मतलब उसका या तो सेक्शन नंबर पूछ लिया जाएगा या फिर उसका कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखा था और बीएसए में क्या लिखा है। ठीक है। तो मैंने इसमें ये भी लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ठीक है। अभी हम लोग बहुत बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई भी एक्ट स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्ट नंबर क्या है, इनेक्टमेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, आप सबको पता है ना कि इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट डेट क्या होता है, हैंड रेज कर दो। सब लोगों को पता है ना कि इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट डेट क्या होता है। ठीक है। मतलब ऐसे बैठना नहीं है, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो इट मीन्स आप नहीं सुन रहे हो। ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग बीएसए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पे क्या है, बीएसए। बीएसए का एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर, बीएसए का एक्ट नंबर है 47 ऑफ 2000, हाँ 2023। ठीक है। 2023 47, ये पूरा सीरीज में 45, 46 और 47
47 है बीएनएस का, 46 है बीएनएसएस का और 47 है बीएसए का। तो ये आप पूरा याद कर लेना ऐसे, और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, कि 45 एक्ट नंबर 45 किसका है, बीएनएस का, 46 किसका है, बीएनएसएस का, और 47 है बीएसए का, ठीक है। फिर है इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट। अब इनेक्टमेंट डेट का मतलब क्या है कि इस तारीख को 25 दिसंबर को जो हमारा बीएसए एक्ट है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था, और इन्फोर्समेंट डेट है कि 1 जुलाई को इसे क्या किया गया था, पूरे इंडिया में इन्फोर्स किया गया था। समझ गए? मतलब कि 1 जुलाई 2024 से क्या हो गया था, बीएसए इन्फोर्समेंट में आ गया। मतलब अब 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई से जितने भी केसेस आएंगे वो सारे किसके बेसिस पे देखे जाएंगे, बीएसए, ना कि एविडेंस से। बात समझ गए क्या सारे बच्चे, कि 1 जुलाई से जो भी केसेस देखे जाएंगे वो किसके बेसिस पे देखे गए, बीएसए के बेसिस पे। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो बीएसए है वो हमारे पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो इसका आपको इसका आंसर करना होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। पहले जम्मू कश्मीर का कंसेप्ट था, लेकिन अब वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, सबको पता है। 2019 से जो भी वो जम्मू कश्मीर वाला कंसेप्ट था वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। पहले आपको ऐसे याद करना पड़ता था कि हाँ भाई ये जम्मू कश्मीर पर यहाँ यहाँ अप्लाई नहीं होता है, लेकिन अभी सारे जितने भी हमारे लॉज हैं वो सारे होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा बीएसए है वो सब्सटैंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है, तो वो चीज आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। अब प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम लोग वो देखते हैं। तो पहले आप लोग एक बार बता दो कि आपको यहां तक समझ आया। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। और अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक्ट नंबर मैंने आपको तीनों का याद करवा दिया। हम्म। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सब्सटैंटिव क्या होता है और प्रोसीजरल क्या होता है। देखो, क्या किसी ने आईपीसी या बीएनएस पढ़ा है, एक बार हैंड रेज करके बताओ। ठीक है। अब बीएनएस में या आईपीसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। अभी सब्सटैंटिव हम लोग देख रहे हैं, तो आईपीसी हम लोगों ने पढ़ा, बीएनएस हम लोगों ने पढ़ा। हम लोग इसमें क्या चीज पढ़ते हैं, हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि मर्डर क्या होता है, ठीक है। हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि थेफ्ट का मतलब क्या है। मतलब कि ये क्या है कि सब्सटैंटिव लॉ है कि जिसमें बताया जा रहा है कि मर्डर क्या है, और अगर किसी ने मर्डर किया तो उसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। और अगर कोई चोरी करेगा तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी। तो ये एक सब्सटैंटिव लॉ है जिसमें किसी कंसेप्ट को बताया गया। लेकिन प्रोसीजरल का मतलब क्या है, प्रोसीजरल का मतलब है कि जिसमें प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया गया हो। प्रोसीजर कैसा, कि अब मान के चलो मुझे केस फाइल करना है किसी पर, फॉर एग्जाम्पल मुझे वीना पर क्या करना है, केस फाइल करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी भाई, ठीक है, मैं एफआईआर कराऊंगी। अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करें तो एफआईआर कराएंगे, उसके बाद हम लोग अपना कोर्ट में जाएंगे, सारे फॉर्म्स फिल करेंगे, एडवोकेट को हायर करेंगे। तो ये सारा क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर, ठीक है। अब अगर हम लोग एक क्रिमिनल लॉ की बात करें, क्रिमिनल लॉ, सिविल की नहीं, क्रिमिनल की, तो जो क्रिमिनल है वो हमारा कहाँ बात करता है, वो हमारा बीएनएसएस में बात करता है। मतलब कि बीएनएस, जो हमारा बीएनएस है वो एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव का मतलब जिसमें एक कंसेप्ट को बताया गया, ठीक है, जिसमें एक कंसेप्ट बताया गया, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। अभी मैं वीना भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। फिर क्या है, और जो हमारा बीएनएसएस है वो हमारा क्या बात करता है, वो हमारा प्रोसीजर के बारे में बात करेगा। क्या किसी ने बीएनएसएस पढ़ा है, क्या सीआरपीसी किसी ने पढ़ा है? हाँ। तो अब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा सीआरपीसी, उसमें क्या बताया जाता है, उसमें सबसे पहले बताया जाएगा कि ये हमारे क्रिमिनल कोड्स हैं।
फिर वहां पे अरेस्ट के बारे में बताया जाएगा, बेल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, किस तरह से कंपनसेशन के बारे में बताया जाता है। तो ये सारा क्या है, ये सारा प्रोसीजर है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को अरेस्ट कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, वो सब हमारा कहाँ बताया है, बीएनएसएस में बताया। मतलब कि मान के चलो कोई एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया, मर्डर कमिट किया, उसने क्या किया, उसने मर्डर कर दिया किसी का। ये जो मर्डर का कंसेप्ट, ये हम कहाँ से उठाएंगे कि अच्छा ये तो बीएनएस में लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने मर्डर कमिट कर दिया उसको अरेस्ट कैसे करेंगे, वो हमारा कहाँ लिखा हुआ है, वो हमारा बीएनएसएस में लिखा हुआ है। तो एक दो चीजें आप एक और याद कर लो, एक तो आप बीएनएस का याद कर लो कि बीएनएस एक सब्सटैंटिव है, और जो बीएनएस है सब एक प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीएसए क्या है, तो बीएसए दोनों है। जो हमारा बीएसए है, एविडेंस एक्ट है, ये हमारा दोनों के बारे में बात करेगा। ये हमारा प्रोसीजरल लॉ के बारे में भी बात करेगा, और इसके ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सब्सटैंटिव लॉ के बारे में भी बात करेंगे। कैसे, जैसे ऐसे काफी सारे ऐसे, ज्यादातर अगर हम लोग बीएसए की बात करें तो ज्यादातर ऐसे सेक्शंस हैं जो कि प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, कि कौन विटनेस बनेगा, किस तरह, कौन सा ऐसा हमारा एविडेंस होगा जो रेलिवेंट माना जाएगा, ये सारा प्रोसीजर है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सब्सटैंटिव लॉ भी इसे माना जाएगा। लेकिन अभी आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा सेक्शन हमारा बीएसए में सब्सटैंटिव लॉ से डील करता है। वो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये पर्टिकुलर सेक्शन हमारा सब्सटैंटिव है और ये हमारा प्रोसीजर के बारे में बात करता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे यहाँ नहीं लिखा है लेकिन याद कर लेना, इसे एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है कि जहां पर प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव दोनों चीजों के बारे में बात की गई हो। क्या सबको बात समझ आई क्या, हैंड रेस कर दो, बात समझ आई। इसे एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जिसमें प्रोसीजर और सब्सटैंटिव दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है, लेकिन वो सिर्फ बीएसए से रिगार्डिंग ही होना चाहिए अभी, ठीक है। हाँ, मैं प्रोसीजरल लॉ एक बार बता देती हूँ, और किसी का कोई डाउट। एक बार मैं देख लेती हूँ इसमें क्या लिखा है। हम्म, ठीक है, ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है ना, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, अभी हम लोग प्रोसीजरल लॉ के बारे में बात कर रहे थे। एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के मैं दिखाती हूँ तो सबको समझ आ जाएगा। देखो, आप क्या करना, आप अपने नोटबुक पे ना इसका अच्छा सा फ्लो चार्ट बना लेना। कैसे बनाओगे, देखो, एक हमारा होता है सब्सटैंटिव लॉ, जो कि हमारा है बीएनएस, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर किसी कंसेप्ट के बारे में बात करता है। दूसरा हमारा है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ हमारा बात क्या करेगा, वो हमारा बात करता है कि किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग बताई जाएगी कि कोर्ट में किस तरह से काम होता है, वो यहाँ पर बताया जाएगा कि अरेस्ट कैसे होगा, उसे बेल कैसे मिलेगी, ठीक है। और भी ऐसे काफी सारे कंसेप्ट है जो कि हमारे प्रोसीजरल लॉ में बताए जाते हैं। बात समझ गए क्या, बात समझ गए, जिसने भी क्वेश्चन पूछा तो उसको समझ आया क्या, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, सब्सटैंटिव लॉ हमारा बीएनएस है, प्रोसीजरल लॉ हमारा बीएनएसएस है, और बीएसए हमारा क्या है, बीएसए हमारा बोथ है, बोथ। मतलब कि हमारा सब्सटैंटिव लॉ भी है
प्लस लिख लो, प्लस प्रोसीजरल लॉ भी है, प्रोसीजरल लॉ भी है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट बना रखा है कि लॉ लॉ दो तरह का होता है, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ में आएगा आईपीसी और बीएनएस, आर्म्स एक्ट आएगा, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आएगा, टीपीए आएगा, हिंदू मैरिज एक्ट आएगा और कॉन्ट्रैक्ट। और प्रोसीजरल लॉ में कौन कौन सा आएगा? सीपीसी, सीपीसी सिविल है, सारे बच्चों को पता है सीपीसी सिविल है, और बीएनएसएस और सीआरपीसी क्रिमिनल के बारे में बात करता है, सबको पता है ना, याद रख लेना। सीपीसी हमारा सिविल के बारे में बात करता है, सिविल प्रोसीजर के बारे में, और ये जो हमारा सीआरपीसी है और बीएनएसएस है ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग किस तरह से होगी, जैसे मान के चलो कि किसी ने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्रॉपर्टी का केस है, ठीक है, किसी का प्रॉपर्टी का केस है, कोई छोटा मोटा केस है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो वो हमारा किसके उसमें देखा जाएगा? सीपीसी के अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा। सबको पता है क्या? हैंड रेस कर दो, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सीपीसी सिविल और सीआरपीसी बीएनएसएस क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंट्रोडक्शन था, अभी बहुत बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीज तो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि बीएसए के अंदर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? एविडेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन देखो ऐसे तो एविडेंसेस बहुत सारे होते हैं, आप सारे बच्चे मानते होंगे कि मान के चलो अगर हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, है ना, उसमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज भी सही है, वो चीज भी सही है ना, हमें तो ये लगता है कि ये वाला एविडेंस भी ले लेना चाहिए, ये वाला एविडेंस भी सही है और सामने वाला भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोर्ट हर एक चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा तो वो कभी भी जजमेंट नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो? अब मान के चलो अगर अब मैं वीना की बात भी सुनने लगूं, अगर मैं सबकी बात अगर मैं अजय की बात भी सुनने लगूं, अगर मैं सबकी बात सुनने लगूं तो मैं किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाऊंगी। क्या ये बात सारे बच्चे मानते हैं ना? सब मानते हैं ना कि अगर मैं सबकी बात सुनूंगी तो मैं एक पॉइंट पे नहीं आ पाऊंगी। तो वही हमारा बीएसए बात करता है। बीएसए बोलता कि कहने को तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास, कहने को तो बहुत सारे एविडेंसेस है, सब सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, ठीक है, सारे विटनेसेस अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, जिसका केस चल रहा है सब अपनी अपनी बात बोलेंगे, लेकिन कोर्ट बोलता है ऐसा नहीं होता, हम सबकी बात नहीं मानेंगे। ये बोलता है कि एविडेंस एविडेंस उसी का सुना जाएगा जो क्या होगा, जो एक रेलिवेंट होगा और फैक्ट इन इशू में होगा। ठीक है, कहते कि एविडेंस वही लिया जाएगा, वही मानना जाएगा जो क्या होगा, या तो वो फैक्ट इन इशू में होगा या वो रेलिवेंट होगा उस केस के साथ, अदरवाइज हम उस एविडेंस को नहीं लेंगे। अभी आपको फैक्ट इन इशू का मतलब नहीं पता है तो अभी आगे डेफिनेशन आएगी, मैं वहां पढ़ाऊंगी। लेकिन आप याद रखो, इशू, फैक्ट इन इशू का, इशू का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है जी, यहां पे बात हो रही है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके बोल रही हूं कि भाई ए तो मेरा दोस्त है, भाई इससे क्या लेना देना, क्या ये रेलिवेंट है? क्या हैंड रेस करो, नहीं है ना रेलिवेंट। यहां पर कोर्ट में बात हो रही है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, मैं वहां जाके बोल रही हूँ कि ये जो ए पर्सन है ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो कोर्ट बोलेगा अच्छा तुम कौन होते हो भाई, तुमसे किसने पूछा? तो ये है, ये बात, ये मतलब यही मेरा कहने का मकसद है कि फैक्ट इन इशू का मतलब है कि जिसका इशू चल रहा है ना अभी उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। आप कोई भी बात आके बोल दोगे कोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है जो कि पूरे बीएसए में एप्लीकेबल होता है। पूरा बीएसए मतलब पूरा बीएसए इसके ऊपर ही बेस है।
सेक्शन 3, 4 जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सब इस प्रिंसिपल पर ही क्या करती हैं, बात करती हैं। सबको बात समझ आई क्या? सबको बात समझ आई? अभी फैक्ट इन इशू की अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आ सकता है, क्योंकि अगर आप में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में कहीं पे भी, तो आप आराम से लिख सको। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या बात करता है? दूसरा पॉइंट हमारा बात करता है हेयर से एविडेंस के बारे में। क्या किसी को पता है क्या हेयर से एविडेंस क्या होता है? नहीं। नहीं पता? ठीक है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना, मतलब वैसे तो बहुत 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 बड़ा ये हमारा कंसेप्ट है हेयर से एविडेंस का, लेकिन बहुत छोटे छोटे शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि हेयर से एविडेंस क्या होता है। देखो, हेयर से एविडेंस सिंपल जो शब्दों में। सुने से वो एविडेंस, हाँ, क्या कह रहे हो? जो सुन के बोलने, जो सुन के बोलते ना। हाँ 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 हाँ, सुन के बोलते, मतलब सुनी सुनाई बात। हेयर से एविडेंस का हाँ। मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई बात। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे वीना ने कहा कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। ठीक है, वीना मुझे आके बोलती है कि ए ने बी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। ठीक है, अब मैं कोर्ट में जाके बोल रही हूं, मतलब कि ए ने बी का मर्डर किया, वीना बोलती मैंने देखा। मैं यही बात जाके कोर्ट में बोल रही हूं, तो क्या कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा क्या, या नहीं करेगा? फैक्ट्स चेक करते ना। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको बात समझ आई? वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सुनी सुनाई बात है। भाई कोई तीसरा बंदा आके देखो, ये फर्स्ट पर्सन है, ए ने बी का मर्डर किया, ये फर्स्ट पर्सन है। वीना सेकंड पर्सन है जिसने इसको देखा। वीना आके थर्ड पर्सन को मुझे बता रही है, मैं जाके कोर्ट में बता रही हूं। तो ऐसा नहीं होता है ना, सुनी सुनाई बात। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा भाई, ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा किसी के भी बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलो कि मेरी कोई दुश्मनी है इस ए पर्सन के साथ, मैंने कोर्ट में जाके इसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल दिया, तो क्या कोर्ट मेरी बात पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सुनी सुनाई बात है। मतलब कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, जिसे आई विटनेस कहा जाता है, जिसे आई विटनेस कहा जाता है, सिर्फ उसी की बात मानी जाएगी। भाई ऐसे सुनी सुनाई बात तो कोई कुछ भी बोल देगा। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई सोसाइटी है, कोई मोहल्ला है, ठीक है, अब उसमें लोग इतने कुछ एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, है ना, अब कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, कोई किसी के बारे में कुछ, ऐसे तो कोर्ट हर किसी की बात तो नहीं मानेगा ना। तो बात उसी की मानी जाएगी जो आई विटनेस है, जिसने अपनी आंखों से उसको देखा है। तो सिंपल शब्दों में क्या है, हेयर से एविडेंस का मतलब है सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात का मतलब कि अगर आप किसी की बात सुनकर आ रहे हो और आपने वही बात जाके कोर्ट में कह दी कि वीना ऐसे बोल रही थी कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगा। कोर्ट आपको कहेगा कि हम आपकी बात को एडमिसिबल नहीं करेंगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और आप वापस से चले जाओ। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। आपको पता है हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसका आपको बहुत मेजर आपको इसका एक्सेप्शन याद रखना है, सेक्शन नंबर 4, जो कि हमारा बात करता है रेस जस्टे के बारे में। ठीक है, अभी जब हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे तब हम इस चीज को डील कर लेंगे। क्या सबको बात समझ आएगी कि हेयर से एविडेंस क्या होता है? क्या लिखा? दैट हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। हेयर से एविडेंस कोई एविडेंस नहीं होता, कोर्ट उसको नहीं मानता। लेकिन एक्सेप्शन में क्या आएगा? रेस जस्टे। रेस जस्टे हमारा है सेक्शन नंबर 4 में। क्या सबको बात समझ आई? किसी का कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। हाँ, किसी का कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। अब है तीसरा रूल है, हाँ, अभी तीसरा रूल हमारा है बेस्ट एविडेंस। देखो, बेस्ट एविडेंस का मतलब, इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हमारे बात करते हैं बेस्ट एविडेंस के बारे में। लेकिन आप सिंपल याद रखो, बेस्ट एविडेंस में क्या मतलब क्या ही लेंगे। देखो, जिसका हमें
लगता है कि भाई ये एक एविडेंस है ए, एक एविडेंस है बी, ठीक है, ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो बी वाला एविडेंस है ना ये सही है, ये थोड़ा सा गलत है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उठाएगा बेस्ट एविडेंस, ठीक है। ऐसे अंदाजा नहीं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ अंदाजे से ही लिए जाते हैं, तो वैसा नहीं, बेस्ट एविडेंस वो उठाएगा। कोर्ट क्या लेगा, बेस्ट एविडेंस लेगा, ऐसे छोटे मोटे एविडेंसेस नहीं लेगा, बेस्ट एविडेंस लेगा, ठीक है। और कोर्ट ये भी कहेगा कि क्या दिए जाए, कोर्ट में बेस्ट एविडेंस ही दिए जाएं, ऐसा नहीं है कोई भी छोटी मोटी बात उठा के नहीं, वो कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं करेगा। तो वैसे तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। तो बीएसए का 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है कि वही एविडेंस लिया जाएगा जो कि फैक्ट इन इशू है और जो कि रेलिवेंट फैक्ट है। दूसरा है हेयर से एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं होता है, एक्सेप्शन रेस जस्टिक। और तीसरा है कि बेस्ट एविडेंस ही दिया जाएगा। ठीक है, क्या सबको बात समझ आई? अभी यहाँ पे बीएसए के कुछ फीचर्स देख लो। नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं इसमें, बीएसए में है एक्सेप्शनल वाला, अरे अभी वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना एक्सेप्शन का, मैंने बस इतना बताया है कि हेयर से एविडेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन सेक्शन नंबर 4 में माना जाएगा। हेयर से एविडेंस सेक्शन नंबर 4 में माना जाएगा। सेक्शन नंबर 4 क्या है, रेस जस्टे के बारे में बात करता है। बस अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, अभी जब मैं सेक्शन नंबर 4 पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी हम लोग फीचर्स देखते हैं बीएसए के, क्या क्या फीचर्स है, नंबर ऑफ सेक्शंस उसमें कितने हैं। देखो एविडेंस एक्ट में, एमसीक्यू के लिए इसको याद रख लेना कि एविडेंस एक्ट में 167 थे और बीएसए में 170 सेक्शंस हैं टोटल। एडिशन ऑफ न्यू सेक्शंस, कौन कौन सा सेक्शन नया ऐड हो गया है, एक तो सेक्शन 61 ऐड हो गया है नया, और एक 170 ऐड हो गया है, ठीक है। अब रिपील्ड सेक्शंस कौन से हैं, रिपील्ड का मतलब जो सेक्शंस खत्म हो गए, जो सेक्शंस को खत्म कर दिया गया, मतलब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म, 82 खत्म कर दिया गया, 88 खत्म कर दिया गया, 113, 166, इन सेक्शंस को क्या कर दिया गया है, इन सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। फिर है मर्जन ऑफ सेक्शंस। अब ऐसे कौन कौन से सेक्शंस है जिसे क्या कर दिया गया, जिसे मर्ज कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2-3 सेक्शंस थे पहले, और इन इन 2-3 सेक्शंस को एक ही सेक्शन में कर दिया गया बीएसए में, ठीक है। अब इसमें देख लो सेक्शन 24, 24 एविडेंस का 28 और 29 को एक ही सेक्शन में कर दिया गया है सेक्शन 22 में, बीएसए के में, ठीक है। एक है सेक्शन 25, 26 और 27, इसे एक ही सेक्शन में कर दिया गया 23 में। ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है बीएसए का, और राइट साइड पे है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शंस, ठीक है। मतलब ये आपको, अगर कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एमसीक्यू पूछ ले या आ जाए एग्जाम में, तो बस आप उसके लिए याद रख लेना, अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 45, 45A को एक ही सेक्शन में कर दिया गया सेक्शन नंबर 39 में। फिर है सेक्शन नंबर 47 और 47A को एक ही सेक्शन में कर दिया गया सेक्शन नंबर 41 में। फिर है सेक्शन नंबर 74 पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को भी एक ही सेक्शन में कर दिया गया सेक्शन नंबर 74 में। फिर आ गया लीडिंग क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका क्या है, सेक्शन 141, 142 और 143 को सेक्शन एक ही सेक्शन में कर दिया गया है 146 में, ठीक है। ठीक है जी, क्या सबको यहां तक समझ आया क्या? ठीक है, हैंड रेस कर दो। अभी और क्या पढ़े, वैसे टाइम कितना टाइम हो गया है? ठीक है, अभी तो टाइम पड़ा है।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो आप सबको पता है क्या प्रियम्बल क्या होता है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि प्रियम्बल क्या होता है? माइक ऑन करके बता दो जिसको भी पता है कि प्रियम्बल क्या होता है। देखो मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल एक क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल पढ़ा होगा। तो वैसा ही जब भी हम कोई एक्ट स्टार्ट करते हैं ना, बीएनएस बीएसए या वट एवर कोई भी, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हाँ, वहां पर एक इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताई जाती है या फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बताया जाता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल बताया गया कि ऐसे सॉवरेजन होगा, सोशलिस्ट होगा, ये सब होगा, वैसा ही बीएसए में भी प्रियम्बल बताया गया है। बीएसए का प्रियम्बल क्या बात करता है? बीएसए का प्रियम्बल ये बात करता है कि preamble to consolidate and provide a general rules and principles of evidence for fair trial। कहते हैं ये जो बीएसए है, बीएसए में क्या बताया गया है कि ज्यादातर इन्होंने जो बीएसए बनाया, बीएसए के अंदर इन्होंने ज्यादातर हर एक चीज को लिख दिया है, मतलब कंसोलिडेट कर दिया है। एंड ये जो बीएसए है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? जनरल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ एविडेंस। किसके? एविडेंस के लिए। एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर फेयर ट्रायल, ताकि क्या हो सके? फेयर ट्रायल हो सके और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। तो ये हमारा प्रियम्बल बात करता है। याद कर लेना इसको, टू कंसोलिडेट and to provide a general rules and principles of evidence for a fair trial। सबको बात समझ आई क्या? सबको बात समझ आई? प्रियम्बल का मतलब क्या है? टू कंसोलिडेट, की ज्यादातर हर एक चीज यहाँ पे लिख दी गई है और ये प्रोवाइड करता है जनरल रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर अ फेयर ट्रायल। ठीक है, अब कभी 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 कभार क्या होता है ना, ऐसे एमसीक्यू में आ जाएगा, पूरी प्रॉपर आपका प्रियम्बल लिखा हुआ होगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो सही वाला प्रियम्बल है उस पर टिक करो। तो ऐसे ऑप्शंस में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 हमारा बात करता है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन और कमेंसमेंट के बारे में। ये क्या बोलता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारत साक्ष्य अधिनियम। देखो भाई सारे बच्चे याद रखना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? BHARTIYA ऐसे लिखते हैं भारतीय, लेकिन याद रखो BHARA आएगा, भारतीय ऐसे है। ठीक है, BHARA। तो ये स्पेलिंग आप याद रखना। ठीक है, इसमें गलती नहीं करना है और प्रॉपर आपको नाम आना चाहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब ये बात करता, बीएसए ये जो बनाया गया है, क्या ये हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं क्या उस पर अप्लाई करेगा? हमारे इंडिया के अंदर जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या वॉट एवर जो भी है, क्या उन सब चीज पर अप्लाई करेगा क्या? तो देखो, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ये उस उन सब पर क्या करेगा? अप्लाई करेगा। मतलब कोई भी कोर्ट है ना हमारे इंडिया के अंदर, बिफोर एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट है वहां पर भी हमारा क्या अप्लाई करेगा? बीएसए अप्लाई करेगा, इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल्स। ये जो हमारे कोर्ट मार्शल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर हमारे नेवी के, आर्मी के केसेस देखे जाते हैं ना, वहां पर भी बीएसए ही क्या करता है? अप्लाई करता है, क्योंकि भाई इसके ऑल्टरनेटिव में, इसके बदले में कोई और एक्ट बनाया ही नहीं गया। समझ रहे हो? बनाया ही नहीं गया है। अब दूसरी चीज एक और याद रखनी है, बट नॉट टू एफिडेविट्स। अच्छा, ये तो हम समझ गए कि बीएसए हमारा पहला जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा, बिफोर एनी कोर्ट पर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट मार्शल्स पर भी अप्लाई होगा। एक्सेप्शन में लिखा है एफिडेविट। क्या किसी को पता है कि एफिडेविट का मतलब क्या होता है?
एफिडेविट का मतलब क्या कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता एफिडेविट क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो, एफिडेविट का मतलब, हाँ, रिटन स्टेटमेंट होता है। देखो, इसमें क्या होता है, एफिडेविट में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, इसमें किसी पेपर पे क्या है लिख के दे देते हैं कि ठीक है हमारे बीच में ये बात हो गई, ठीक है कि हाँ ठीक है मैं अपना जो मोबाइल फोन है मैं वीना को दे रही हूँ, ऐसे ऐसे करके वो सब हम लोग एफिडेविट में लिख देते हैं। लेकिन कहते हैं एफिडेविट माना नहीं जाता कोर्ट में। क्यों नहीं माना जाता? अब इसका आप समझो कि एफिडेविट में तो कोई कुछ भी लिख के दे देगा, तो क्या वो बेस्ट एविडेंस होगा क्या? अगर हम लोग बात करें बेस्ट एविडेंस की, तो ये जो सत्यापथा, सर मुझे इसका मतलब नहीं पता, मुझे हिंदी नहीं आती है इतनी, लेकिन मैं इंग्लिश में बता सकती हूँ कि एफिडेविट में हम लोग क्या करते हैं, एफिडेविट में हम लोग कोई भी चीज़ लिखवा लेते हैं और उस पर स्टैंप लगवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट बोलता है कि ऐसे तो कोई भी इंसान कुछ भी लिखवा के ले आएगा, है ना, ऐसे तो कोई कुछ भी लिखवा के ले आएगा, तो क्या कोर्ट उसको मान लेगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो मैं लिखवा लेती हूँ कि लो भाई वीना की सारी प्रॉपर्टी मेरी, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना। तो इसलिए एफिडेविट को बेस्ट एविडेंस नहीं माना गया है। बात समझ गए क्या सारे बच्चे? कि बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। समझ गए क्या? अगर किसी कोर्ट में कहीं पर भी अगर एफिडेविट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी एडमिसिबिलिटी कितने परसेंट रहेगी? 49% रहेगी, सिर्फ 49%। उसे बेस्ट एविडेंस नहीं माना जाएगा। सारे बच्चे हैंड रेस कर दो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस में पूछ लिया जाएगा कि बीएसए कहाँ अप्लाई नहीं होता। भाई एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एफिडेविट एक एविडेंस ही नहीं है, वो तो बस एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें मैंने कुछ लिख दिया कि हमारे बीच में ये बात हुई, हमने लिखवा लिया, स्टैंप करवा लिया। ऐसे तो कोई कुछ भी लिखवा के स्टैंप करवा लेगा, वो बात नहीं होती है। क्या सारे बच्चे याद रखेंगे क्या? हैंड रेस कर दो। ठीक है। हम्म। अब देखो, मैंने ये चीज तो आपको बता दी कि एफिडेविट पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर याद रख लो। बट ऑर्डर नंबर 10 ऑफ सीपीसी and section number 331 and 332 of BNSS एफिडेविट वहां पर अप्लाई होगा। क्या सारे बच्चे याद रखेंगे क्या कि ऑर्डर नंबर 10 सेक्शन नंबर 331 एंड 332 ऑफ BNSS सेज एफिडेविट कंसीडर्ड एविडेंस, कि ऑर्डर नंबर 10 सीपीसी में और सेक्शन 331 और 332 बीएनएसएस में एफिडेविट को एविडेंस माना जाएगा। सबको बात समझ आई क्या? हाँ, सिविल में तो मान लिया जाता है, सिविल में मान लिया जाएगा, सिविल में तो मान लिया जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे लिखा है ना ऑर्डर ऑर्डर 10 सीपीसी, तो सीपीसी सिविल का है ना, तो वहां पर तो मान लिया जाएगा। एफिडेविट लिखा है ना, एफिडेविट मान लिया जाता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे सिविल के केसेस होंगे सब में मान लिया जाएगा। वो हमारा मैटर करता है कि वहाँ के सर्कमस्टांसिस क्या है, वो किस चीज का केस है, ठीक है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ ऐसे प्रोविजंस और भी होंगे जहाँ पर एफिडेविट के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बीएसए पढ़ रहे हैं, तो अभी बीएसए में सिर्फ इतना याद रखो कि भाई यहाँ पर जो एफिडेविट है, एफिडेविट बीएसए में नहीं एडमिसिबल होगा, लेकिन ऑर्डर 10 में और सेक्शन 331 और 332 बीएनएसएस में एफिडेविट कंसीडर किया जाएगा एज ए एविडेंस। बात समझ गए क्या? और अगर कोर्ट उसको कंसीडर कर भी लेता तो कितना करेगा? 49% करेगा। मतलब फिर भी उसको किसी दूसरे एविडेंस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ एफिडेविट देखकर वो जजमेंट नहीं पास करेगा। समझ गए ना? मैं किसी का एफिडेविट, मैं जज बन गई, मैं किसी का एफिडेविट देख के उसके फेवर में जजमेंट दे दूंगी क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं उसको एफिडेविट को कंसीडर कर लूंगी,
लेकिन मैं उस पर रिलाय नहीं करूंगी। क्या सारे बच्चों को बात समझ आई? कि मैं उसको कंसीडर कर लूंगी कि ठीक है, मैं आपका एफिडेविट ले लेती हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से 100% मैं उस एफिडेविट पर रिलाय नहीं करूंगी, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी लिखवा सकता है एफिडेविट पर। ठीक है। अभी एक और चीज देख लो, ये जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, क्या किसी को पता है कि आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? आर्बिट्रेटर कौन होता है? क्या किसी को पता है? माइक ऑन करके बता दीजिए। देखो यार, प्लीज प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट करो, माइक ऑन करके कुछ तो बताओ। मतलब कि कोर्ट के केसेस को बाहर ही सॉल्व कराने में हेल्प करते हैं, ऐसे लाइक। सेटलमेंट करवाना, सेटलमेंट करवाना। तो बीएसए यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सारे बच्चे याद रखेंगे क्या? बीएसए आर्बिट्रेटर्स पर भी अप्लाई नहीं होगा। सारे बच्चे याद रखेंगे भाई, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं हैंड रेस कर दो। ठीक है। ये हमारा सेक्शन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे थोड़ा सा याद करते हैं कि कैसे याद करें। अब मैडम ने इतनी सारी चीजें बता दी हैं सेक्शन नंबर 1 में ही, इसको याद कैसे करना है अभी मैं बताती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 1। ठीक है। बीएसए हमारा अप्लाई करता है बिफोर एनी कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है। बट नॉट, किस पर अप्लाई नहीं करता? हमारा ये अप्लाई नहीं करता एफिडेविट पर। ठीक है। लेकिन ऑर्डर नंबर 10 और सेक्शन 331 और 332 बीएनएसएस पर एफिडेविट कंसीडर किया जाएगा एज एविडेंस। यहां पर क्या है? एफिडेविट कंसीडर किया जाएगा एज अ एविडेंस। ठीक है। और इसके बाद मैंने और क्या पढ़ाया कि ये हमारा कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा बीएसए, और कहाँ अप्लाई नहीं होगा? आर्बिट्रेटर पर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? जो हमारा सेटलमेंट कराता है। आप सबको पता है सेटलमेंट कैसे किस तरह से कराया जाता है? आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, फिर वो दोनों पार्टीज को बिठा के कॉम्प्रोमाइज करवाता है उनके बीच में। तो जहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पे आपको एविडेंस की क्या जरूरत है भाई? सारे बात सारे समझ गए क्या? कि जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो वहां पर आपको एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। ये तो कोर्ट का काम होता है एविडेंसेस को लेना। भाई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो ठीक है, एक चीज आप छोड़ दो, एक चीज आप छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो इसलिए आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता है। क्या सबको बात समझ आई क्या? बस अभी इतना ही पढ़ा है, सेक्शन नंबर 1 में इतना ही है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अभी मैंने जो इतना पढ़ाया है अभी बैठ के उतना रिवाइज करो। अभी मैं 2 मिनट में आ रही हूँ और आप लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है। और अपने साथ जब भी आप क्लास में बैठो तो आपके साथ नोटबुक या बेयर एक्ट होना चाहिए। आज मैंने संडे वाले दिन मैंने क्लास इसलिए रखी थी क्योंकि सब लोग फ्री होते हैं। ठीक है। तो इसलिए बैठ के रिवाइज करो और अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से। हम्म,
ठीक है, अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है एक बार हम लोग उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मैं जिससे पूछूंगी वो माइक ऑन करके बता देना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग हमारे जैसे ही हैं। ठीक है, और जितना आप बोलोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो इसका एक्टर नंबर क्या है, कोई बताएगा? 47। ऑफ 2023। इनेक्टमेंट डेट क्या है इसका? 15 मार्च। बीएसए का? क्या है, कोई और 1 बताएगा? जुलाई। हम्म 25 दिसंबर। हाँ, 25 दिसंबर 2023। आपने जो अभी बताया 1 जुलाई, वो हमारा इन्फोर्समेंट डेट है, मैंने बताया ना। इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है कि 25 दिसंबर, देखो हमेशा याद रखना, इनेक्टमेंट डेट पहले की होगी और इन्फोर्समेंट डेट बाद की होगी। पहले एक्ट बनेगा, एक्ट कब बना? 25 दिसंबर को, फिर 2024 की 1 जुलाई को वो क्या हुआ? इन्फोर्समेंट हुआ। सारे बच्चे याद रखेंगे कि पहले इनेक्टमेंट डेट आएगी फिर इन्फोर्समेंट डेट आएगी। बच्चे मतलब इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनेक्टमेंट क्या इन्फोर्समेंट क्या। अगर आपको यहाँ पे इनेक्टमेंट वर्ड याद नहीं रखता, यहाँ पे आप एसेंट वर्ड याद रख लो कि इस तारीख को 25 दिसंबर को एसेंट हमें मिली थी। क्या आपको बात पता चली? क्या नाम है? सुहानी। ठीक है, ठीक है। अब आगे टोटल कितने सेक्शंस हैं? 170। हम्म और बताओ कि 3 प्रिंसिपल्स मैंने कौन कौन से बताए? मतलब फर्स्ट तो ये था कि रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। हाँ, और दूसरा? नो हियरसे एविडेंस। हम्म और तीसरा? बेस्ट एविडेंस। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 की। अच्छा, पे ये बता दो कि सब्सटैंटिव लॉ कौन सा है और प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? सब्सटेंटिव लॉ तो बीएनएस है ना, जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटी को हाँ डिफाइन हाँ किया जाता है। और हाँ प्रोसीजर मतलब कि जो बीएनएसएस है एक प्रोसीजर लॉ है, जैसे बीएनएस का सब प्रोसीजर जो है बीएनएसएस में है। हाँ, ठीक है। कुमार सर बताएंगे कि बीएसए क्या है, प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है? सुहानी? ठीक है, बोथ। बोथ है ना। भाई सारे बच्चे याद रखेंगे, अभी तो बताया था कि जो हमारा बीएसए है वो दोनों है, वो हमारा प्रोसीजरल प्लस सब्सटैंटिव दोनों है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि जो हमारा बीएसए है वो किस किस चीज पर अप्लाई होगा? पूरे इंडिया पे होगा। ठीक है, और और बताओ। इंडिया का एनी कोर्ट। एनी कोर्ट, ठीक है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग? याद रखेंगे ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर भी तो अप्लाई होता है। कोर्ट मार्शल्स। हाँ, ठीक है। अब ये किस पर अप्लाई नहीं होता, मतलब इसके एक्सेप्शन की बात हो रही है। एफिडेविट। ठीक है, और किस पर आर्बिट्रेशन। हाँ, आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब एफिडेविट कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ पे उसको एज एविडेंस माना जाएगा एफिडेविट को? ऑर्डर 10 सीपीसी का था। हम्म
और आई थिंक 351 और 352 था बीएनएसएस 361 and 362. मैं याद Sorry, नहीं आ रहा 331 331 331 and 332. हाँ अरे मैं सही बोली हूँ कंफ्यूज कर दिया बीएनएसएस का, ठीक है। और कुछ रह गया क्या? हाँ, तो मतलब यहाँ पर एविडेंस माना जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने बहुत बेसिक चीज हम लोगों ने याद कर ली। अभी तो हमारी कल की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल हम लोग डेफिनेशंस कवर करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी हद तक मतलब इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, और आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे।